हेलो फ्रेंड, मैं सरदीन एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके जो 12th के स्टूडेंट हैं उनका जो बायोलॉजी का सबसे पहला यूनिट रिप्रोडक्शन है, उसके दूसरे लेसन को मैंने शुरू किया, पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। उसमें मैंने आपको फ्लावर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज एंड्रीशियम, उसको मैं बताया, पढ़ाया। आज हम चर्चा करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी परागकोश का परिवर्धन। डेवलपमेंट कैसे होता है एंथर का, यानी जिसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, यानी जो एंथर एंड्रीशियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें जो है पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन ही होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने आपको बताया उस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका परिवर्धन कैसे होता है, मैं आज के टॉपिक में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मैं बात करता हूं डेवलपमेंट ऑफ एंथर या परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके डेवलपमेंट से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परागकोश या फिर एंथर क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि एंथर या परागकोश क्या है, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो एंथर या जो परागकोश है, इट इज अ पार्ट ऑफ एंड्रीशियम, यानी जो एंड्रीशियम जो पुमंग होता है, पुष्प का जो पुमंग होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान कार्य करता है, उसका एक भाग है। यानी एंड्रीशियम यानी जो पुमंग होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के समान कार्य करता है पुष्प में, उसका एक भाग होता है कौन? एंथर या परागकोश। अब आप जानते हो कि जो एंड्रीशियम होता है उसके दो भाग होते हैं, एक फिलामेंट होता है और एक क्या होता है? एंथर होता है। तो एंथर क्या है? वो एंड्रीशियम का एक भाग है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये जो एंथर है, ये एंड्रीशियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर इसकी परिभाषा आपसे कोई पूछे कि परागकोश या एंथर की परिभाषा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि फिलामेंट के, यानी जो फिलामेंट होता है एंड्रीशियम का, फिलामेंट के मुक्त सिरे पर, कहां पर? फिलामेंट के मुक्त सिरे पर एक जो है फूली हुई संरचना पाई जाती है, उसी संरचना को क्या कहा जाता है? एंथर या परागकोश कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने भी होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनका जो एंथर होता है सामान्यतः यानी ज्यादातर जो होता है वो बाइलोब या डाइथिकस होता है ना। तो सामान्यतः डाइथिकस होता है। अब डाइथिकस होता है तो उसमें जो है दो लोब होते हैं और एक लोब में मैंने बताया था वो लगभग 2 पॉलन सैक होते हैं। उन पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस प्रकार डाइथिकस जो एंथर होता है उसमें 4 क्या होते हैं? पॉलन सैक या 4 स्पोरेंजिया होता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन कहा जाता है। इसके बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी, बट आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने संरचना बनाई हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट को दिखाने का जो है मैंने प्रयास किया है विद डायग्राम। यहाँ पर देख लीजिएगा, एक डायग्राम ए है, बी है और फिर यहाँ पे सी है। यानी इन तीनों डायग्राम के माध्यम से आप समझ रहे हो कहीं ना कहीं कि किस प्रकार जो है एंथर का डेवलपमेंट होता है। तो सामान्यतः आप ये सुन लीजिएगा कि प्रारंभ में शुरू में जो एंथर होता है, जब इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है उसको देखिए। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार आपको एंथर दिखेगा, मगर आप देखिए ये तो एकदम ये इसका लास्ट स्टेज है, यानी जब ये डेवलप हो चुका होता है, इसका डेवलपमेंट हो चुका होता है, तब का ये स्ट्रक्चर है। मगर शुरू की मैं अगर बात करूं, शुरू में कैसा दिखता है ये आपका एंथर, तो ये देखिएगा कि शुरू में जो एंथर है, जो परागकोश होता है, ये अंडाकार या गोलाकार संरचना का बना होता है। जब भी आप ये कह सकते हो कि जो एंथर होता है प्रारंभ में, शुरू में एंथर जो है वो गोलाकार या फिर अंडाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार या अंडाकार होता है। और ये गोलाकार अंडाकार आप देख सकते हो, जो कि मेरिस्मेटिक सेल और एपिडर्मिस से मिलकर बना होता है। यानी शुरू में, प्रारंभ में आप अगर देखेंगे कि जो परागकोश होता है वो
जो है गोलाकार या अंडाकार विभाज्य ऊतक का बना होता है। किसका बना होता है? आरंभ में, शुरू में जो एंथर होता है वो आपका संरचना में आकार में गोलाकार या फिर अंडाकार विभाज्य ऊतक का बना होता है, जो चारों तरफ से जो है एपिडर्मिस सेल से क्या होता है? घिरा होता है। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लेयर आप दिख रही है आपको, ये लेयर आपका कौन सा है? ये लेयर है एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। और इसके अंदर जितने जो सेल भरा हुआ है आप देख रहे हो, जितने भी सेल भरे हुए हैं वो क्या है? वो मेरिस्मेटिक सेल है, यानी विभाज्य ऊतक है। आप जानते हो पादपों में सामान्यतः 11th में पढ़ोगे, जो है पादपों में सामान्यतः दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक विभाज्य ऊतक और एक अस्थायी ऊतक, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक क्या होता है? ये नॉन मेरिस्मेटिक टिश्यू आप कह सकते हो, या उसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो ये क्या होता है? विभाज्य ऊतक होता है। और आप जानते हो विभाज्य ऊतक में विभाजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि शुरू में जो आपका एंथर होता है, जो प्राकोष होता है, शुरू में वो अंडाकार या गोलाकार विभाज्य ऊतक को और एपिडर्मिस से चारों तरफ से क्या होता है? घिरा होता है। अब देखिए और आगे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो बता दिया कि शुरू में कैसा होता है? गोलाकार और अंडाकार संरचना में का होता है, विभाज्य ऊतक का बना होता है, यानी विभाज्य ऊतक जो है का बना होता है, इसमें विभाज्य ऊतक होते हैं शुरू में, और इसको चारों तरफ से कौन घेरा होता है? एपिडर्मिस, या फिर इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हिंदी में मैंने लिखा है आदिचर से घिरा होता है। अब आगे देखिए इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये गोलाकार अंडाकार एंथर किस प्रकार जो है वो आपका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर ले लेता है, इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है डेवलपमेंट, यानी प्राकोष का परिवर्धन। सबसे पहले बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो डेवलपमेंट होता है ये किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है? तो जो एंथर का डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। कैसा होता है? यू स्पोरेंजिएट टाइप का। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकोष का जो डेवलपमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है, तो आप कहिएगा कि जो प्राकोष का डेवलपमेंट, एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। अब आपसे सामने वाला पूछेगा कि यू स्पोरेंजिएट का मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यू स्पोरेंजिएट टाइप, यानी अर्थात एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल से निर्मित होता है, यानी एक ऐसा एंथर जो एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल से निर्मित होता है ना, उसका निर्माण किससे होता है? आर्की स्पोरियल सेल से। यहाँ लिखा है आर्की स्पोरियल सेल से। तो इस प्रकार डेवलप्ड जो एंथर होते हैं उसे कहते हैं यू स्पोरेंजिएट टाइप। क्या कहते हैं? यू स्पोरेंजिएट टाइप। अब आर्की स्पोरियल सेल क्या होता है इसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करने वाला हूं, मगर ये जान लीजिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है एंथर का वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, और यू स्पोरेंजिएट का मतलब ये होता है अर्थात इसका डेवलपमेंट, इसका विकास एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल जो है करती है, आर्की स्पोरियल सेल करती है। ठीक है, अब देखिए जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले इसमें क्या डेवलप होता है, ये सबसे पहले कौन सी रचना बनती है? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि सर्वप्रथम, यानी जब डेवलपमेंट शुरू होता है तब सर्वप्रथम मध्य में संवाहक ऊतक यानी वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। अब ये देखिए सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि ये ए वाला स्टेज है, इसमें डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ है, कि जो कि गोलाकार अंडाकार है और इसलिए मेरिस्मेटिक सेल इसमें भरा हुआ है, इसके चारों तरफ क्या है? एपिडर्मिस से जो इसको घेरे हुई है। अब इसमें देखिए बी वाले संरचना में देखोगे इसमें डेवलपमेंट आरंभ हो गया। तो सबसे पहले बताया कि जब डेवलपमेंट आरंभ होता है तो सर्वप्रथम क्या होता है? इसके मध्य में संवाहक ऊतक या फिर वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है, जैसे कि यहाँ पर आप मध्य में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने वैस्कुलर टिश्यू। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब एंथर का डेवलपमेंट होना आरंभ हो जाता है तो सर्वप्रथम उसमें क्या विकसित होता है, या क्या बनता है? ठीक है, तो सर्वप्रथम मध्य में संवाहक ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है, वो बनता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है जब ये बन जाता है? तो देखो तीसरा पॉइंट लिखा है शीघ्र ही, यानी जल्द ही अधिचर्म के नीचे, जल्द ही अधिचर्म यानी एपिडर्मिस के नीचे
स्थित चारों कोनों पर हाइपोडर्मल क्षेत्र में कोशिकाओं का समूह आकार में बड़ा हो जाता है, वह इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक व घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इन कोशिकाओं को आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। अब देखिए आर्की स्पोरियल नाम शुरू में आया था, अब यहाँ इसकी परिभाषा लिखिए। क्या हुआ कि होता क्या है, सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हुआ तो मध्य में क्या बन गया, आपके वैस्कुलर टिश्यू बन गया। अब बताए उसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है जल्द ही, क्या हो रहा है, जल्द ही एपिडर्मिस। ये आप देख रहे हैं क्या बाबू, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है। ये क्या है, एपिडर्मिस है। कहा एपिडर्मिस के नीचे, कहां पर, देखो यहां लिखा है ना कि शीघ्र ही आदि चर्म के नीचे स्थित चारों कोनों पर, ये देखो ये आपका एपिडर्मिस है, ऊपर वाला जो क्या है, ये एपिडर्मिस है आपका, एपिडर्मिस यानी अधिचर्म है। ये इसके चारों कोनों पर, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, यानी ये कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया और एक कोना ये होगा। कहा कि शीघ्र ही एपिडर्मिस के चारों कोनों पर, और कहा हाइपोडर्मल क्षेत्र में। एपी का मतलब ये क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर वाला, हाइपो का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर वाला। तो ये क्या है, ये एपिडर्मल है और इसका जो ये अंदर वाला क्या हुआ है, हाइपोडर्मल है। तो फरमाया क्या बताया ये कि सबसे पहले एपिडर्मिस के चारों कोनों पर हाइपोडर्मल क्षेत्र में कोशिकाओं का समूह, यानी जो कोशिकाएं हैं अंदर उसका समूह आकार में कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। और इसके मध्य में यहाँ पर देखो स्पष्ट केंद्रक नजर आने लगता है, स्पष्ट केंद्रक हो जाता है और घना क्या हो जाता है, कोशिका द्रव। अब इसी संरचना को, इसी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, आर्की स्पोरियल सेल। समझ में आया? आप कहेंगे आर्की स्पोरियल सेल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि डेवलपमेंट के दौरान, एंथर के डेवलपमेंट के दौरान एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल क्षेत्र में कोशिकाओं का जो समूह वो आकार में बड़ा हो जाता है। कोशिकाओं का समूह एकत्रित होकर आकार में कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें एक स्पष्ट केंद्रक दिखने लगता है, नजर आने लगता है और उसमें घना कोशिका द्रव्य भी उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसी कोशिका को आर्की स्पोरियल सेल कहा जाता है। 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे, आर्की स्पोरियल सेल। यही परिभाषा है कि कैसे लिखोगे कि शीघ्र ही अधिचर्म के नीचे स्थित चारों कोनों पर हाइपोडर्मल क्षेत्र में कोशिकाओं का समूह आकार में बड़ा हो जाता है। वह इन कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक व घना कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इन कोशिकाओं को आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। ये आपका आर्की स्पोरियल सेल की डेफिनेशन और ये लिखा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यह कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, आर्की स्पोरियल सेल यानी आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। यह कोशिकाएं डिवाइड होकर के, क्या होकर के, डिवाइड होकर के पीपीसी क्या करती हैं, पीपीसी व भीतरी प्राथमिक बीजाणु जनक का निर्माण करती है। यहाँ पर देखिए सी वाले में देखिए क्या है, ये आपका एपिडर्मिस है, बीच में ये क्या है, वैस्कुलर टिश्यू है। बाकी ये जो देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, प्राइमरी पेरिटल सेल, इसी को पीपीसी कहते हैं या हिंदी में से कहते हैं बाहरी भित्ति कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, बाहरी भित्ति कोशिका कहा जाता है या प्राइमरी पेरिटल सेल यानी पीपीसी कहा जाता है। यानी जो आर्की स्पोरियल सेल है वो बाद में फर्दर डिवाइड होकर के पीपीसी या फिर भीतरी प्राथमिक बीजाणु जनक का निर्माण करती है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो आपका क्या है, प्राइमरी पेरिटल सेल। और आप देख रहे हो धीरे धीरे जो है वो जो संरचना है वो एक्चुअल में जो जैसा
होता है एंथर का, वो उस रूप में धीरे धीरे आ रहा है, आ चुका है लगभग। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा है, ये कोशिकाएं एपिडर्मिस को छोड़कर, कौन कोशिकाएं, आर्की स्पोरियल सेल, ये कोशिकाएं एपिडर्मिस को छोड़कर संपूर्ण परागकोश की संरचना बनाती है। यानी जो आर्की स्पोरियल सेल है, इसी से पूरे परागकोश का निर्माण होता है, मगर एपिडर्मिस को छोड़कर। एपिडर्मिस का निर्माण आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता। आप एपिडर्मिस को छोड़ दीजिए और संपूर्ण समस्त परागकोश का निर्माण जो है वो कौन करता है, आर्की स्पोरियल सेल करती है। अगर आप कोई सवाल करे कि परागकोश का या एंथर का निर्माण किससे होता है या कौन करता है, तो वो सेल है आर्की स्पोरियल सेल है। एपिडर्मिस का निर्माण को छोड़ दीजिए, यानी एपिडर्मिस का निर्माण नहीं करती, बाकी समस्त यानी पूरे परागकोश का जो निर्माण होता है वो कौन करता है, आर्की स्पोरियल सेल करती है। यहाँ पर मैंने आपको उसके डेवलपमेंट के बारे में बताया, कुछ पॉइंट लिखा, इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, पॉइंट को नोट कर लीजिए, और बाकी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। फटाफट इस चीज को आप नोट कर लीजिए। शुरू में कैसा होता है आपका एंकर, वो गोलाकार अंडाकार विभाज्य ऊतक का बना होता है, जिसे चारों तरफ से एपिडर्मिस से क्या की होती है, घेरे होती है। ठीक, और बताया परागकोश का जो परिवर्धन होता है वो किस टाइप का होता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट का मतलब ये होता है कि एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल से निर्मित होता है। आर्की स्पोरियल सेल क्या होता है उसको मैं आगे बताया था, आपको बताऊंगा भी अभी फिर से। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि सर्वप्रथम यानी जब डेवलपमेंट आरंभ होता है तो सबसे पहले मध्य में संवहन ऊतक का निर्माण होता है। उसके बाद बताया कि एपिडर्मिस के नीचे और हाइपोडर्मल क्षेत्र में इस चारों कोनों पर कोशिकाओं का क्या हो जाता है, समूह वो बड़ा हो जाता है आकार में, और उसमें एक स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव घना कोशिका द्रव एकत्रित हो जाता है, जिसे आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक, उसके बाद बताया कि आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड होकर के क्या करती है, पीपीसी और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजनक का निर्माण करती है। और आगे ये बताया कि एपिडर्मिस को छोड़ करके संपूर्ण परागकोश का जो निर्माण है वो किससे होता है, वो आर्की स्पोरियल सेल से होता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम रहेगी उसको क्लियर करेंगे। ठीक है।